हेलो मेरे यूपी के लाडलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल वेदांतु यूपी बोर्ड पर। और मैं आपका बड़ा भाई रक्षित रावल आपको यहाँ मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूं। तो गणित और विज्ञान पढ़ते जा रहे हैं हम। 7 बजे गणित की वीडियो आ रही है, 8 बजे आपकी विज्ञान की वीडियो आ रही है इसी चैनल पर, रोज देखते रहना। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है विज्ञान के अंदर। हम दूसरा लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम पहला अध्याय कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछले लेक्चर में हमने इसका बेसिक समझ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो हमने रासायनिक अभिक्रिया की थी उससे जो रासायनिक समीकरण लिखा था उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, तो उसे हम संतुलन में लेके कैसे आएंगे। आज हम वो सीखने वाले हैं। ये वाला टॉपिक जो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि मेरे भाई मेरे लाडले, ये वाला टॉपिक मैं तुम्हें कल करा, ये वाला नहीं, ये वाला कल कराऊंगा। तो संतुलन हम देखेंगे हीट और ट्रायल विधि से, और भौतिक अवस्थाओं के संकेत। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हम करने वाले, कम समय में छोटे टॉपिक हो जाएंगे, टेंशन मत ले। चलो बढ़ता हूं बस आगे। तो अब देख ध्यान से, देखो भाई मैं तुम्हें कल क्या करा चुका था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है सब कुछ मैंने बताया था। बहुत एग्जांपल से आप देख सकते हो। ये एक्टिविटी कराई थी बड़े अच्छे से, इसको भी ठीक है नहीं। दूसरी एक्टिविटी भी कराई थी, पूरे अच्छे से समझाया था प्रैक्टिकल तरीके से। ये मैंने तीसरी एक्सरसाइज करा के तुम्हें बताया था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो ये 4 चीजें निकल के आई थी कि अगर अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन है, या गैस का निकास होता है, या तापमान में परिवर्तन आता है, तो समझ जाओ वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें समीकरण लिखना सिखा दिया था, क्या कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको हम वाक्य में तो लिख नहीं सकते हर बार, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिख सकते हैं। तो हम भाई सूत्र के माध्यम से ऐसे लिख लेंगे, और फिर हम उनके संकेत यूज कर लेंगे, जो सिंबल होता है उनसे हम ऐसे लिख लेंगे। समझाया था या नहीं, ऐसे लिख लेंगे। और मैंने तुम्हें एक और बात बताया था, जो मिलके पूरा रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं, जो बाई साइड होते हैं। और उनके मिलने पर जो हमें एक नई तीसरी चीज प्राप्त हुई है वो उत्पाद होता है, जो दाई साइड होता है आपके समीकरण के। तो समीकरण के बाई साइड अभिकारक, दाई साइड उत्पाद, ये सभी मैं करवा चुका था। और मैंने यहां तुम्हें एक बात बताई थी कि बताओ ये इक्वेशन संतुलित है या नहीं, ये संतुलन में है या नहीं, ठीक है ना, ये बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस करना सीखेंगे आज समीकरण को। चलो तो भाई अब हम देखते हैं यहां पर कि किसी समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हमारे पास में दो, यहां पर देख रहे होंगे आप, दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, दो चीज मुझे दिखाई दे रही है। एक तो असंतुलित समीकरण मुझे दिखाई दे रही है, एक संतुलित समीकरण मुझे दिखाई दे रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चल भाई चल मेरे लाडले, मैं तुझे इसमें डिफरेंस ही सिखाता हूँ। चल मेरे लाडले, मैं तुझे इसमें डिफरेंस ही सिखाता हूँ पहले, है ना। चल ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं तुझे डिफरेंस सिखाऊंगा। ये इक्वेशन लिख लेता हूं, और ये जो समीकरण है इसको हम अब संतुलित करेंगे। अभी तक तो ये असंतुलित है, लेकिन इसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखना है। देख भाई, संतुलित करना क्यों जरूरी है, अच्छा ये बता, क्यों संतुलित कर रहे हैं, इसका जवाब दे सबसे पहले। तो क्यों संतुलित कर रहे हैं, बता क्यों संतुलित कर रहे हैं। अब देख ध्यान से, अब देख ध्यान से। मान ले मैं इसको लिख लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं, जो तूने इक्वेशन अभी बताई है। क्या थी बताए, ये थी तुम्हारी Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, ठीक है नहीं, ये तुम्हारी समीकरण लिखी हुई है। और Fe3OH मुझे प्राप्त हुआ है, Fe3O4 प्लस H2O गैस यहाँ से निकली है। ये चीजें हैं, ठीक है नहीं, ये है तुम्हारी समीकरण। अभी ये असंतुलित है। सर जी हम इसे असंतुलित क्यों कह रहे हैं, हमें तो पता हो कि हम इसे असंतुलित कह क्यों रहे हैं, समझ में आई बात। तो हम इसको असंतुलित क्यों कह रहे हैं, मुझे ये तो पता हो ना। और वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम संतुलित करना सीख जाएगा तू। कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी समीकरण होगी, तुरंत कर देगा। तो भाई हम इसको असंतुलित क्यों कह रहे हैं, देख भाई मेरी बात ध्यान से सुन। जो इसमें दो चीज मैंने तुझे कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं। इस वाली साइड वाले को क्या बोलेंगे भाई, ये जो है तुम्हारे अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। ये जो तत्व हैं ये अभिकारक हैं। और जो इधर मुझे नया तत्व प्राप्त हुआ है वो क्या है भैया, उत्पाद है। तो एक लाइन याद रखना हमेशा, एक लाइन हमेशा याद रखना। मैं तुझे इधर लिख दे रहा हूं उसको नोट्स बना के, ठीक है नहीं, उसको नोट्स में याद रखना मेरे लाडले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम अपनी क्लास किस में पढ़ के आ चुके हैं, 9वीं में पढ़ के आ चुके हो, 9वीं में पढ़ के आ चुका है। अभिकारक के जो हम लिखते हैं, चलो अभिकारक, अभिकारक के, अभिकारक के सभी तत्वों का कुल द्रव्यमान, ये लाइन याद रखना, लिख लेना, नोट्स बनाते जाना। कुल द्रव्यमान उत्पाद के
उत्पाद के तत्वों का उत्पाद के सभी तत्वों का, उत्पाद के सभी तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये लाइन बिल्कुल आपको लिख लेनी है, कक्षा 9वीं की लाइन है जो आपको बताइए। अभिकारक के सभी तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के सभी तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहां मैं कुल भूल गया, कुल लगा लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इधर का जो तुम्हारे अभिकारक हैं, जो तुम्हारे अभिकारक हैं, इनका जो द्रव्यमान है जिसको मैं मास भी कहता हूं, तो इनका जो टोटल मास है और इनका जो टोटल मास है वो बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? सर जी इतना तो समझ गए कि ये हमारी पूरी एक समीकरण है, समीकरण में दो छोर है हमारे पास में, एक दाएं वाला एक बाएं वाला। और सर जी बाएं वाले में हमने देखा है कि बाएं वाले में तो अभिकारक हैं, दाएं वाले में सर हमारे उत्पाद हैं। तो अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा, अभिकारक वाली बाएं वाली साइड का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही दाएं वाली साइड का द्रव्यमान होगा। तो इसका द्रव्यमान बराबर इसके द्रव्यमान के, इसका द्रव्यमान बराबर इसके द्रव्यमान के। द्रव्यमान में कभी भी चेंज नहीं होता। एक लाइन और लिख ले, एक लाइन और लिख ले, एक लाइन और लिख ले। हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं भैया? हम लिख सकते हैं यहां पर द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का ना तो क्या होता है भाई, द्रव्यमान ना उत्पन्न होता है ना उसका विनाश होता है। देख जो लाइन यहां पे लिखी हुई है ना, परमाणुओं का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो द्रव्यमान का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में रहेगा। पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले, होने से पहले जितना द्रव्यमान इनका तत्वों का था उतना ही बाद में जब वो रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाएगी द्रव्यमान उतना ही रहने वाला है। तो अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। क्या इतनी बात याद रहेगी कि इनका जो द्रव्यमान है अभिकारक का और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। सर जी इतना तो हम समझ गए कि चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि द्रव्यमान बराबर है या नहीं? पता कैसे चलेगा कि दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर है नहीं? अब हमने तो यहाँ समीकरण लिख दी, हमें तो नहीं पता चल रहा सर जी इसका कितना द्रव्यमान था। क्या मैं कहीं ग्राम में इसको नाप के देखूंगा कि ग्राम में मैं इसको मेजर करूंगा और इसको भी मैं ग्राम में देखूंगा ये कितना है कितना है, जब द्रव्यमान बराबर होगा? ये तो लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा परमाणुओं की संख्या से, परमाणुओं की संख्या से। जितने परमाणु अभिकारक की तरफ होंगे उतने ही उत्पाद वाले की साइड होंगे। जितने अभिकारक के तत्वों के परमाणु उतने ही उत्पाद के तत्वों के परमाणु। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे कि यहाँ देख, ये आयरन है, आयरन के परमाणु यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ कितने हैं मेरे भाई? 3 है। तो क्या तुझे दिख गया अब साफ साफ कि यहाँ पे 1 परमाणु है, यहाँ 3 परमाणु है? सर जी बराबर परमाणु नहीं है आयरन के। अगर मैं हाइड्रोजन के देखता हूँ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन के तो बराबर है। अगर मैं ऑक्सीजन के देखता हूँ यहाँ तो 1 है सर जी और यहाँ 4 है, इसके भी बराबर नहीं है। तो दोनों तरफ मैंने देखा ना तो ऑक्सीजन के परमाणु बराबर ना आयरन के परमाणु बराबर, लेकिन बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। कैसे होंगे? देख एक और देख ले, टोटल गिन ले, इधर टोटल परमाणु गिन। 1 इसका हो गया, 1 2 और 1 3 और 1 4। इधर तो 4 परमाणु है गुरुजी। इधर कितने हैं? 4 और 3 7 और 2 9। इधर 9 परमाणु है। तो क्या अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है? क्या दिख रहा तुझे? नहीं है ना भाई, नहीं है ना? समझ गया ना? तो अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है दोनों साइड, बाईं ओर और दाईं ओर, तो समझ ले उनका द्रव्यमान बराबर नहीं है। और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा, अभिकारक के तत्वों का भी, और जब अभिक्रिया हो जाए उसके बाद उत्पाद जो हमें मिला है उसके तत्वों का भी द्रव्यमान बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान बराबर होना चाहिए दोनों साइड का। इसका मतलब दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जो लाइन ये भी लिखी हुई है, अभिक्रिया में परमाणुओं का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणु वो की संख्या, और चलो लिख लो ऐसा ही, अभिकारक के तत्वों के
के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या के क्या होती है भैया? की संख्या के क्या होती है भैया? बराबर होती है। की संख्या के क्या होती है मेरे लाडले? बराबर होती है। बता क्या होती है? सर जी बराबर होगी। सर जी बराबर होगी। अभी रुक जा इसको करता हूं मैं। ठीक है, परमाणुओं की संख्या के, यहां सही है, उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, बराबर होती है। समझ में आई बात? ये नोट्स बना लेना, ये नोट्स बना लेना, ये नोट्स बना लेना। अब समझ गए होंगे तुम कि देखो अभिकारक के सभी तत्वों का द्रव्यमान और जो उत्पाद के द्रव्यमान है वो बराबर होगा। द्रव्यमान का ना निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है। ऐसे ही अभिकारक के जो तत्वों के परमाणु है उसके परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। एक ये लाइन लिख लेना अपने नोट्स में कि अभिकारक के परमाणुओं का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। बात एक ही है। अगर परमाणु दोनों साइड बराबर हैं तो समझ ले, अगर परमाणु दोनों साइड बराबर हैं तो समझ ले मेरे लाडले कि भाई वहां पर क्या है? द्रव्यमान दोनों तरफ का बराबर है। अब मुझे तू यहां बता, देख के देख, इसमें इधर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं दाईं ओर, तो जो तेरा आयरन है उसमें एक परमाणु है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो दोनों अलग अलग हैं। इसमें हाइड्रोजन तो 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है और इधर 4 है, दोनों अलग अलग हैं। जब ये संतुलित हो जाएगी तो इधर भी आयरन के 3 परमाणु, इधर भी 3, इधर भी हाइड्रोजन के 8, इधर भी हाइड्रोजन के 8, इधर भी ऑक्सीजन के 4, इधर भी ऑक्सीजन के 4, बराबर हुए कि नहीं? अब इसको बराबर करते हैं, सीखते हैं बराबर करना। देखो भाई 6 चरण तुम्हारे पास में बराबर करने के लिए कि सबसे पहले क्या काम करना है? असंतुलित समीकरण को लिख लेना है, जो हमने लिख ली। प्रत्येक तत्वों के परमाणु लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में गिने, जो कि अभी हमने गिन लिए कि एक तरफ तो सर जी हमने देखा, एक तरफ तो सर जी 4 हैं, एक तरफ हमारे ज्यादा हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हाँ जी, ठीक है, तो गिन लिया हमने। फिर सबसे अधिक परमाणु वाले को सबसे पहले संतुलित करना है। चलो ये इसने हमने तरीका बता दिया इसने कि सबसे अधिक परमाणु वाले को सबसे पहले संतुलित कर। तो सबसे अधिक परमाणु किसमें है? 4 और 3 7, सर जी इसमें है सबसे अधिक परमाणु, तो इसे संतुलित कर सबसे पहले, इसे संतुलित कर सबसे पहले, इसे संतुलित कर सबसे पहले। कैसे करेगा सर जी? जो यहाँ पे Fe है, जो Fe है मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं तुझे। जो Fe है, इधर 3 है तो इधर भी 3 करने पड़ेंगे, तो 3 की गुणा कर दे। अब ये बात दिमाग में रखिए हमेशा जो बता रहा हूं, ये गलती मत करना, बहुत बच्चे इसे गलती को कर देंगे। सर जी इधर Fe लिखा हुआ है ना, ये तेरी इक्वेशन लिखी हुई है, तू क्या करेगा मैं बता रहा हूं क्या करेगा। ये तेरी समीकरण है, तो तू इसमें क्या गलती करेगा? सर जी इधर 3 है, यहाँ भी 3 लगा दो जी, हो गया काम। इधर ऑक्सीजन है, इधर भी 4 लगा दो जी, हो गया काम। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तुम तत्वों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, एलिमेंट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे वो लिखे हुए हैं ऐसे ही लिखे रहेंगे, जैसे वो लिखे हुए हैं ऐसे ही वो लिखे रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है नहीं? तो जैसे वो लिखे हुए हैं वो ऐसे ही लिखे रहेंगे। अगर मुझे बराबर करनी है परमाणुओं की संख्या तो मैं गुणा करूंगा, ना कि इसके तत्वों के साथ छेड़खानी करूंगा ना। तत्व नहीं छेड़ने, बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं छेड़ने, वो जैसे लिखे हैं ऐसे ही लिखने। जैसे समीकरण आ गई ना, बस वो ऐसे ही आ गई। अब इसमें मुझे कोई बदलाव नहीं करना। अगर मुझे इसे चेंज करना तो गुणा करनी पड़ेगी। अगर मुझे परमाणु बराबर करने तो गुणा करनी पड़ेगी। इतना समझ में आ गया? केवल गुणा करनी है। अब इधर 3 थे इसके आयरन के, इधर भी 3 हो गए गुणा करते ही। चलो ठीक है जी, यहां तक तो सही हो गए गुरु जी, यहां तक तो सही हो गए। मेरे हो गया 3 Fe। चलो प्लस में, चल यहां लिखता हूं इसको, है ना, यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा तुम्हें अच्छे से इसको बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से तुम्हें इसको संतुलित करते हैं। अब जा बैठ के आराम से। चलो जी, यहाँ तो 3 हो गए जी, ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर ऑक्सीजन के 1 हैं, तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी? सर जी 4 की गुणा करनी पड़ेगी। अब एक बात ध्यान रखिए, एक और चीज तुझे बता दूं छोटी सी, पूरी संतुलित करनी सिखा दूंगा। अगर मैंने 4 की गुणा इसमें की है तो ये 4 की गुणा मेरे भैया हाइड्रोजन वाले परमाणुओं में भी हो जाएगी और ऑक्सीजन के परमाणु में भी हो जाएगी। अगर तू देख रहा हो तो हाइड्रोजन के परमाणु में अगर मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गए। ऑक्सीजन में अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि यहाँ तो पहले से 1 था। समझ में आई बात?
समझ में आई बात। ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने आयरन में किया तो 1 था तो 3 की गुणा करती है 3 हो गए। क्लियर है बात, समझ में आई बात, हो गई जी आराम से। तो जब मैं किसी में भी गुणा करूं तो अगर वो पूरा कंपाउंड लिखा हुआ है तो ये बात याद रखना उसमें जितने भी तत्व हैं सब में हो जाएगी गुणा, सबके परमाणुओं की संख्या में गुणा हो जाएगी, तो सबके परमाणुओं की संख्या भिन्न हो जाएगी। तो अब सबके परमाणुओं की संख्या भिन्न हो गई भैया, हाँ जी हो गई सर जी। यहाँ देख, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 8, देख इधर ऑक्सीजन के परमाणु, अबे इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं भैया, इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं मेरे लाडले, सर जी 4 हैं। इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए सर जी 4 हो गए। इधर आयरन के परमाणु कितने हैं 3 हैं। इधर भी आयरन के परमाणु कितने हो गए 3 हो गए। लेकिन सर जी गड़बड़वा हो गया, क्या गड़बड़वा हो गया सर जी, इसमें मैं गुणा करूं 4 दूनी 8 तो सर जी हाइड्रोजन के तो 8 हो गए, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन के 2 ही हैं, अगर मैं ये वाली साइड बनाता हूं तो इधर देख, इधर ऑक्सीजन के कितने भाई 4 हो गए जी, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन के अभी तक 2 ही हैं, तो 2 ही हैं तो 2 में किसकी गुणा करूं कि 8 हो जाए सर जी 4 की कर दो। अब देख, अब बताए संतुलित हुई या नहीं, हाँ जी होगी सर जी होगी, अब तो होगी सर जी होगी। देखो 4 दूनी 8 सर जी 8 हो गए सर जी 8 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए। अब इधर भी हाइड्रोजन की संख्या बराबर, इधर भी बराबर, इधर Fe कितने हो गए 3, इधर भी Fe 3 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 दूनी 8, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 दूनी 8। इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु है कितने हो गए 4 ही कम 4, और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 4। अब ये संतुलित है, दोनों साइड क्या हो रहा है, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। अभिकारक की साइड भी परमाणुओं की संख्या बराबर, उत्पाद की साइड भी परमाणुओं की संख्या बराबर, तो समीकरण क्या हो गई तुम्हारी, संतुलित हो गई। ये है तुम्हारी संतुलित समीकरण। तो ये संतुलित समीकरण है मेरे लाड, ठीक है नहीं, ये क्या है भाई संतुलित समीकरण है, ये संतुलित है ना, ये संतुलित समीकरण है आपकी। और वो जो ऊपर लिखी हुई है भैया वो असंतुलित है, वो क्या है भाई, वो असंतुलित है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये तुम्हारी असंतुलित समीकरण है, ये असंतुलित है। तो यही तो चीज है कि अगर संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करेंगे। तो हमेशा याद रखना असंतुलित समीकरण अगर कहीं पर है तो उसको संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका जो द्रव्यमान पहले था अभिक्रिया होने से तत्व होगा वही बाद में रहेगा। अगर द्रव्यमान बराबर होगा तो परमाणुओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, दोनों साइड, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। समझ में आई बात। और अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं तो उसको करो, संतुलित करो, तब ही वो समीकरण पूर्ण मानी जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई। अब देख, अब यहाँ पे भी देख सकता है तू, इधर समझाई दिया मैंने, यहाँ से तुम्हारा 1 था, देख Fe 1 था, इधर 3 था, तो यही दिख गया मुझे कि यह असंतुलित है, ठीक है नहीं। अब इधर क्या है भाई, इधर भी Fe 3 है, इधर भी 3 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 3, राइट हैंड साइड में भी 3। इधर बाईं ओर अगर तुम्हारे 8 हो गए हाइड्रोजन, इधर दाईं ओर भी 8 हो गए, ठीक है नहीं। इधर बाईं ओर ऑक्सीजन तुम्हारे 4 दूनी 8 4 ही कम 4 हो गए, और इधर भी ऑक्सीजन तुम्हारे 4 हो गए। तो दोनों तरफ परमाणु बराबर इज इक्वल टू संतुलित, दोनों तरफ परमाणु बराबर संतुलित, दोनों तरफ परमाणु बराबर नहीं असंतुलित। छोटी सी बात समझ में आई। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर असंतुलित नहीं होगी, वो संतुलित होगी। और अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वो संतुलित होगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें सीखना था। ये 3 इसमें बहुत अच्छे पॉइंट है, इनको याद रखना मेरे लाड, ठीक है नहीं, इसको याद रखना मेरे लाड। बड़े अच्छे से बड़े प्यार से तुझे समझा दिए हैं मैंने, ठीक है। ये 3 पॉइंट बनाए हैं, इनको याद रख के अभिकारक के सभी तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के सभी तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये तो हम सीख ही चुके हैं कैसे कैसे उसको संतुलित करेंगे। ये देख, ये तुम्हारी संतुलित वाली है, देख यहाँ देख लेफ्ट हैंड साइड में, अरे वाओ, ये तो ब्यूटीफुल था भाई, इसको करके देखते हैं ना। देखो भाई संतुलित में कितने हैं 3 है, वाओ। इधर भी कितने हैं 3 है, वाओ, हो ज्यादा हो गया, ठीक है। इधर भी 8 हैं, इधर भी 8 हैं, इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। सर जी हम देख रहे हैं Fe भी 3 और 3 दोनों तरफ, हाइड्रोजन भी 8 और 8 दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी 4 और 4 दोनों तरफ, संतुलित हो गई सर, संतुलित हो गई। चलो अब हम संतुलित करना बड़े आराम से सीख चुके हैं। अब इनकी भौतिक अवस्था सीख लेते हैं थोड़ी सी, कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत, यानी कि वो इक्वेशन तो तुम्हारी संतुलित हो गई, समीकरण तो संतुलित हो गई। अब उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख वहीं पे बताऊंगा, यहाँ आगे बताता हूँ। इसको लिखते हैं, चलो इसको लिखते हैं, है ना, इसको लिखते हैं, इसको समझते हैं, छोटा सा समझते हैं। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भौतिक अवस्थाओं के संकेत। अगर कोई हमने यूज किए हैं अभिकारक, तो जो अभिकारक हमने यूज किए हैं अगर वो ठोस है तो भाई हम वहां पे सॉलिड लिखेंगे, अगर वो द्रव है तो हम वहां पे एल लिखेंगे, इसका मतलब लिक्विड, अगर वो गैस है तो वहां पे जी लिखा मिलेगा, इसका मतलब वो गैस में है, अगर वो जलीय है तो इसका मतलब ए क्यू लिखा मिलेगा। सर जी जलीय क्या होता है? ये जलीय याद रखिए, ये जलीय जहां पे भी ए क्यू लिख रहा ना तुझे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो एक्वस लिखा हुआ मिल रहा ना ये जलीय है। ये जलीय का मतलब होता है कि किसी को तूने जल के अंदर घोल दिया, तो जल के अंदर किसी पदार्थ को डाल के घोल देना, जल में उसका घोल बना देना, जल में उसका घोल बना देना, जल के साथ उसका घोल बना देना, वो जलीय हो जाता है। फिर ना तो वो द्रव होगा, तो ना तो द्रव होगा, ना ठोस होगा, ना गैस होगा, वो जलीय हो गया। वो जल में के अंदर गया, उसमें घुल गया तो जलीय हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जैसे कि HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना तुम्हारा, वो भी तुम्हारा जलीय होता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और जैसे कि H2O2 ये तुम्हारी गैसेज होती हैं, और द्रव H2O सबसे पहला एग्जांपल है H2O वाटर, ये द्रव का हो गया। ठीक है। HCl को हम द्रव में भी यूज कर लेते हैं और पानी में मिला के भी इसको यूज कर लेते हैं, जिसमें अम्ल की संख्या कम हो जाती है, अम्ल की परसेंटेज कम हो जाती है जब हम वाटर मिला लेते हैं। ठीक है। अब ये तुम्हारा सॉलिड के हैं कुछ एग्जाम्पल। सर जी लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? देख ऐसे लिखेंगे मेरे भैया, ऐसे लिखेंगे। मान लो तेरी रिएक्शन है Fe प्लस, क्या थी भाई रिएक्शन देख लो एक बार, क्या समीकरण थी? Fe प्लस H2O। ठीक है जी गुरुजी, H2 है, इधर तुम्हारा बढ़िया कितना है? Fe3O4 है जी, और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई जी। ठीक है जी, यही तो थी। ठीक है। अब ये जो Fe है, जो लोहा है, ये सॉलिड में है, ये तुम्हारा ठोस है। लोहा तुम्हारा ठोस है तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? अगर लोहा तुम्हारा ठोस है तो यहाँ H लिखा मिलेगा। H2O तुम्हें पता है ये वाटर होता है, इसका मतलब ये L है, इसका मतलब ये L है। लेकिन यहाँ गैस की फॉर्म में लिया है भाई इन्होंने, यहाँ ये L गैस की फॉर्म में लिया है, यहाँ L गैस की फॉर्म में लिया है, यहाँ पे इन्होंने इसको गैस की फॉर्म में लिया है H2O को। अगर H2O गैस की फॉर्म में लिया है इसका मतलब क्या है? ये भाप है भैया, ये भाप है। यानी कि लोहा लिया, लोहे पे पानी की भाप लगाई, लोहे के ऊपर पानी की भाप लगाई। पानी की अगर भाप यूज कर रहे हैं भाई तो उसको हम समझ ले कि पानी को गैस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पानी को हम गैस के रूप में यूज कर रहे हैं, पानी को हम गैस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम उसकी भाप का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन में लोहा है जो सॉलिड है, उस पर हमने भाप का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यहाँ पे गैस लिख दिया, और जो हमें प्राप्त हुआ भाई वो भी तुम्हारा ठोस ही मिला। ये जो मिला है ये भी ठोस ही है, तुम्हारा S हो गया। और जो हाइड्रोजन है तो तुम्हें पता है ये गैस होती है जो कि बाहर इसमें से निकलेगी। तो ये होते हैं बस वो संकेत, और कुछ नहीं होता। भौतिक अवस्थाओं के संकेत का मतलब यही होता है कि जहां पे भी तुम्हें S लिख जाए समझ जाए, जिसके भी सामने S लिख रहा है तो समझ जाओ वो ठोस है, जिसके सामने L लिख जाए समझ जाए वो द्रव है, जिसके सामने G लिखा मिल जाए समझ ले वो गैस की फॉर्म में यूज कर रखा वो गैस है, A क्यों लिखा मिल जाए समझ ले वो जलीय है, समझ लेना वो जलीय है। बस ये थे इसके संकेत। ऐसे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बड़े आराम से, जैसे ये लिखी हुई है। ठीक है जी, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करना तो तुमने अभी सीखा ना, बैलेंस कैसे कर दिया? बताओ 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 बताओ। सर जी यहाँ 3 लगाया था, सर जी यहाँ 4 लगाया था, सर जी यहाँ 4 लगाया था, बैलेंस भी हो गई। सर जी ये संतुलित समीकरण है और ये भौतिक संकेतों के साथ में लिखी हुई है, ये भौतिक अवस्थाओं के संकेतों के साथ में लिखी हुई है। ये भौतिक अवस्थाओं के संकेतों के साथ में एक संतुलित समीकरण लिखी हुई है जिसमें लोहा लिया गया है, लोहे के ऊपर भाप लगाई गई है पानी की। समझ में आई बात? चलो जी, और यहां से कौन सी गैस निकलती हुई नजर आई है? हाइड्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हाँ एक छोटी सी और चीज है भाई, ये भी देख लो कि अगर कहीं पे कोई समीकरण लिखी हुई है, यहीं पे लिख लेते हैं, मान लो इसकी वाली समीकरण लिख लेते हैं। कौन से वाली? ये वाली लिख लो, CO2H2O। चलो इसको लिख लेते हैं, CO हो गया प्लस में 2H2O, पूरी हम बैलेंस करके लिख लेंगे साथ में से। ठीक, और आपका क्या प्राप्त होगा भैया हमें? ये देखो यहाँ पे, ये देखो भैया लाड लो। अब CH3OH, CH3OH, CH3OH। ठीक है, और इसके सामने जो ये लिखे हुए हैं ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत हैं, ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत हैं। ये G हो गया, ये G हो गया, ये L हो गया। समझ में आई इतनी बात? क्या समझ में आई इतनी बात? क्या समझ में आई इतनी बात कि हमने CO, ये भी G, ये भी गैस की फॉर्म में लिया, ये भी गैस की फॉर्म में लिया, दोनों मिले, रासायनिक अभिक्रिया हुई और एक द्रव बना दिया। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? लेकिन वो कब बना? कब बना भाई? जब हमने उसे तापमान में उसकी बढ़ोतरी या घटोतरी की होगी या उस पर दाब दिया होगा।
तो जो हम करते हैं, जिसकी पर्यायंस में हम उस काम को कर रहे हैं, मान लो हमने प्रेशर दे के किया भाई, 2 तत्व उठाए, हमने उसको मिलाया, प्रेशर दिया, प्रेशर देने पे हमें कोई तीसरी चीज मिल गई रासायनिक अभिक्रिया होते हुए, तो जो हमने प्रेशर दिया, जो दाब दिया, उसको हम इस तीर के निशान के ऊपर दिखाएंगे, ऊपर या नीचे। तापमान जो होता है उसको भी ऊपर नीचे, यानी कि जिसकी पर्यायंस में हम कर रहे हैं उसको हम तीर पे दिखा देंगे। जैसे कि तू अगले वाली ये देख सकता है कि ये पूरी तेरी समीकरण लिखी हुई है, और ये जो लिखा है ना, पता कैसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ लाडले, यहाँ से लिखा हुआ कि ये तीर का निशान है, तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ ये सूर्य प्रकाश। इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण ये हुई है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, ये सूरज की जो किरणें आ रही है ना, उनके साथ में, ये उनकी पर्यायंस में हुई है, यानी कि बाहर खुले में रख के सूर्य देव के सामने हमने इसको रखा, सूरज की किरणें आई, इनके ऊपर पड़ी, तब जाके ये तुम्हारी समीकरण हुई। और जब ये समीकरण हुई तो यहाँ पे मुझे ये मिला, ये क्या है, C6H12O6। इसको तो जानता होगा या नहीं जानता भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज को तो जानता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो बस ये दिखाते हैं कि परिस्थितियों सहित समीकरण, कि कैसी परिस्थिति में वो समीकरण हुई है, कैसी परिस्थिति में वो अभिक्रिया हुई है, उसे मैं समीकरण के रूप में परिस्थिति के साथ लिखूंगा, उसे मैं समीकरण के रूप में परिस्थिति के साथ लिखूंगा। तो ये मैंने पूरी समीकरण लिखी, इसकी मैंने परिस्थिति लिख दी कि भैया ये जो है ना, ये किस परिस्थिति में हुई है, ये सूर्य देव के पर्यायंस में हुई है, सूर्य के प्रकाश के पर्यायंस में हुई है, तापमान और दाब के पर्यायंस में हुई है, ये क्लोरोफिल की पर्यायंस में हुई है, कि जैसे क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, तो उस क्लोरोफिल के पर्यायंस में ये हुआ है। समझ में आई बात। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, बस और कुछ नहीं। देखो ये तो तुम्हारा चैप्टर 1 हमने करवा दिया, ये तो क्वेश्चन थे, इनका आंसर मैंने बताया था। ये छोटी छोटी चीजें आज हमने क्या देखा है, आज तो हमने ये देखा है कि द्रव्यमान संरक्षण, दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर, दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर। 6 चरण से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कर सकते हैं किसी भी समीकरण को, ठीक है। अवस्था के संकेत हमने देख लिए कि ठोस वाले को S, द्रव वाले को L, गैस वाले को G और जलीय वाले को हम AQ से दर्शाते हैं। तो भैया अगर तुझे ये क्लास अच्छी लगी है ना, तो एक तो लाइक बनता है इसके ऊपर। पूरी इक्वेशन यानी कि पूरी समीकरण संतुलित करना सिखा दिया, और उसके संकेत बता दिए कि कैसे हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत में उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। परिस्थितियों के अनुसार हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तीर के ऊपर हम क्या लिखेंगे, वो जो तीर सा बना रहे, सब कुछ बता दिया। और अगर तुझे ये क्लास अच्छी लगी है मेरे लाडले, तो लाइक बनता है, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर, ज्यादा से ज्यादा तेरे दोस्त जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि भाई मुझे प्यार मिल रहा है, मैं और ज्यादा अधिक मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, और इस साल फ्री में पूरा गणित और पूरी विज्ञान तुझे ऐसी करा दूंगा कि तेरे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, 70 में से 70 लेके आएगा तू। 30 नंबर जो है वो तेरी जिम्मेदारी है स्कूल से लेके आने की, जिनको प्रैक्टिकल के नंबर बोलते हो। समझ में आई बात। तो चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे करवा भी देना, और शेयर कर देना वीडियो। लाइक तो बनता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ लेना, कुछ भी समझना है कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उस पर अच्छे से फिर काम करूँ और अगली वीडियो में तुम्हें उसे बताऊँ। तो चलो मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में। कल आपको नई वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं इसके टाइप सिखाऊंगा, प्रकार सिखाऊंगा रासायनिक अभिक्रिया के। चलो ठीक है, जय हिंद, लव यू ऑल।